करने वाले हैं आज आगे की क्लास जो प्लांट टिश्यू कल्चर में अभी तक चल रही थी उन्हीं में आगे फर्दर हम लोग बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे क्या। पहले पढ़ेंगे प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्यों करते हैं, क्या होता है वो समझते हैं पहले। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने का क्या मतलब है, क्यों करते हैं। और देन वी विल गो फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। आई थिंक क्लियर है। आज वाली क्लास कल रीशेड्यूल, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेक इट इजी, आप क्या कह रहे हो? ओके चलो, तो आज आते हैं प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन पे। तो प्लांट जर्म प्लाज्म जो है वो क्या है? ब्रॉडली रिफर्स टू द हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि टोटल कंटेंट ऑफ द जीन्स इन अ प्लांट। किसी प्लांट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होती हैं उनको हम ब्रॉडली यानी कि एक साथ अगर सम अप करके बोल रहे हैं तो हम उसी को बोल रहे हैं क्या? जर्म प्लाज्म। ठीक है, टर्म क्लियर होना चाहिए कि जर्म प्लाज्म क्या है। तो क्या लिखा है? द ब्रॉडली रिफर्स टू द हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज टोटल कंटेंट ऑफ द जीन ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जर्म सेल। तो टोटल जीनोम ऑफ अ प्लांट इज नोन एज जर्म प्लाज्म। अब उसका कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसको फर्दर आगे जब प्लांट ब्रीडिंग कराएं तो उसमें यूज कर पाएं। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के कल भी क्लास लीजिएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लास लेंगे, डोंट वरी। तो प्लांट ब्रीडिंग करा पाएं किसी प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जर्म प्लाज्म को क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व करके रख रहे हैं और फिर प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए उसका फिर से यूज करेंगे। तो ये है प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। तो प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं हम लोग किसका? सीड का यूज करते हैं, पॉलन का यूज करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। तो मेनली सीड्स और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं और किस लिए यूज होते हैं? प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए। और अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू को भी यूज किया जाता है फॉर द प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए। आई थिंक मेरी बातें सभी को क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एम आई क्लियर? बोलो एक चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली अगर बोलें प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का जो हमने बताया कि हम सीड के थ्रू करते हैं या पॉलन ग्रेन्स के थ्रू करते हैं या टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं। तो मेनली अगर बात करें तो प्लांट्स में देखा जाए तो हर प्लांट ऐसा नहीं होता है जो सीड प्रोड्यूसिंग हो। जैसे हम बात करें पोटैटो ट्यूबर की, ओके, तो वो क्या है? सीड प्रोड्यूसिंग नहीं है, वहाँ सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और ऑल्सो पोटैटो की अगर बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से उनका जर्म प्लाज्म जो है वो कंजर्वेशन कैसे करें, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो इस वजह से प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन शुरू किया गया विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, दिस वाज द रीज़न कि क्यों प्लांट टिश्यू कल्चर जो है या प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है वो किया गया। और अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनकी सीड्स की वायबिलिटी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है वो पॉलन ग्रेन्स या सीड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। आई थिंक समझ में आ रही होगी मेरी बातें। सो दिस वाज द रीज़न कि क्यों ज़रूरत पड़ी प्लांट टिश्यू कल्चर में इस प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की। तो अगर हम बात करें तो क्या लिखा है? द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन और स्टोरेज इज टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट और जेनेटिक स्टॉक फॉर इट्स यूज एट एनी टाइम इन फ्यूचर। तो हम कभी भी फ्यूचर में उसको जेनेटिक मटेरियल को यूज करके दोबारा से नए प्लांट बना पाएं, जनरेट कर पाएं। इसी वजह से किसका यूज किया गया? प्लांट जर्म प्लाज्म कल्चर का, ये कंजर्वेशन का यूज किया जाता है। दो तरीके से मेनली हो सकता है, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो क्या लिखा है? द कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट
बाय स्टैब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व, या तो नेशनल पार्क या सेंचुरीज इज रिगार्डेड एज द इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि जिस हैबिटाट में प्लांट पाया जा रहा है वहीं क्या करें, नेशनल पार्क बना लें या फिर जीन सेंचुरीज बना दें और वहीं पे क्या कर दें, उनका कंजर्वेशन करवा दें। ओके वहीं पे क्या कराएं, उनका कंजर्वेशन कराएं। तो क्या कहलाया, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इन सीटू कंजर्वेशन के बाद आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका रीज़न ये है कि इन सीटू कंजर्वेशन के साथ दिक्कत ये है कि आपने नेशनल पार्क बना के या जीन सेंचुरीज बना के आपने जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन तो कर लिया, लेकिन मान लो वहाँ पर कोई बायो हैजार्ड हो गया या कोई कह सकें कोई और ट्रेजेडी हो जाए, फ्लड आ जाए, फायर हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपने कंजर्वेशन किया होगा वो एक रिलायबल मेथड नहीं है। इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो रिलायबल मेथड नहीं रहा, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसीलिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी वजह से आता है क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, पढ़ो सब लोग, एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द चीफ मेथड, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिजर्वेशन मेथड है जर्मप्लाज्म के लिए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट मटेरियल, क्या कर रहे हैं, इन विट्रो कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्लांट सेल टिश्यू कल्चर या ऑर्गन कल्चर। हमने कैलिस कल्चर पढ़ा, सस्पेंशन कल्चर पढ़ा था। तो क्या कर रहे हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन में उसी प्लांट का जेनेटिक मटेरियल को हम प्लांट टिश्यू कल्चर की तरह कल्चर को यूज़ करके, जैसे कि कैलिस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर, जो भी आपकी इच्छा पड़े आप वो यूज़ करके क्या कर रहे हो, इनका प्रिजर्वेशन कर रहे हो। अब प्रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली हो कैसे रहा है, तो हम उसकी बात करें तो क्या होगा कि पहले तो हम लोग इनको जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, कंजर्व कराएंगे। ओके, कंजर्व कराएंगे विद द हेल्प ऑफ इनका कोई एक्सप्लांट यूज करके, कोई एक्सप्लांट बनाएंगे, जैसे रूट को यूज करके प्लांट की, या ट्यूबर क्रॉप जो होते हैं उनमें क्या होता है, रूट ही तो मेन, वैसे सीड वीड तो कुछ बनता नहीं है, तो कैसे टिश्यू कल्चर करा सकते हो, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कैसे करा सकते हो, रूट को कल्चर करके, रूट कल्चर करके, ठीक है, उससे एक्सप्लांट बनाओगे और फिर उसको कल्चर करवाओगे। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ट्यूबर प्लांट की, लाइक पोटैटो, उसका क्या कर सकते हैं, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन करवा सकते हैं। अब जो प्रिजर्वेशन होता है वो कैसे होता है, वो प्रिजर्वेशन होता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेशन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेशन किया जाता है। बहुत सिंपली बस इतना जानने की कोशिश कर लो कि क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन गेट में नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप में उस चीज़ में जाने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोर्स में है तो एटलीस्ट हमें एक जनरल आइडिया तो होना चाहिए कि बेसिकली हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो पूछ सकी जा सकती हैं। अब लिक्विड नाइट्रोजन में 190 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, आपने कल्चर स्टैब्लिश कर लिया, इस कल्चर को क्या कर दोगे, प्रिजर्वेशन के लिए या फ्यूचर यूज करने के लिए क्या कर दोगे, इसे लिक्विड नाइट्रोजन में 190 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दोगे, स्टोर करके रख दोगे, और जब यूज करना होगा तब वापस से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके और हम फिर से यूज करना शुरू कर देंगे। -196 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पर जब हम इतने लो टेम्परेचर पे सेल्स जो हैं या जो कल्चर है, कल्चर के अंदर सेल्स होगी, तो उस सेल्स को जब फ्रीज करा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तो कौन कौन से हैं, DMSO होता है, ग्लिसरॉल यूज होता है, और कहीं कहीं मेथनॉल भी यूज होता है एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो ये तीन बेसिकली DMSO, ग्लिसरॉल एंड मेथनॉल जो है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं, ताकि जो सेल है जिसको आप क्रायो प्रिजर्व कर रहे हो वो क्या हो जाए, फ्रीज ना हो जाए, उसका मटेरियल अंदर का खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर सेल फ्रीज हो जाएगी तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो सकती है। ओके, तो इस वजह से DMSO दैट इज डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, glycerol and methanol are used as the anti-freezing agent. Okay, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक की तरह, अरे फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक शुभम भाई ये वहां होती है यार, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वहां पर यूज किया जाता है। यहाँ पे फ्रीज फ्रैक्चर मेथड की कोई दिक्कत नहीं, जैसी कोई बात नहीं है। ओके,
तो दिस वाज इट अबाउट, किसके बारे में था ये था हमारे प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में। सर्टेन लिमिटेशंस की बात करें प्लांट जर्मप्लाज्म लिमिट की, तो क्या होता है, वेरिएबिलिटी ऑफ सीड इज रिड्यूस और लॉस्ट विद पैसेज ऑफ टाइम। तो क्यों कर रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं, तो वो जो मैंने पहले बता दिया आपको, अब वो यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि वायबिलिटी ऑफ द सीड्स इज रिड्यूस्ड और लॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कोई भी सीड होता है तो उसकी वायबिलिटी जो होती है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन विद हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है किसी भी जर्मप्लाज्म को कंजर्व करने का, या ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएँ। नाउ अगर हम सेकंड की बात करें, सीड्स जो होते हैं उनके साथ और दिक्कत क्या होती है कि जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस कर भी रहे हैं उनके साथ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थे, उनमें तो भाई जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सीड के थ्रू हो सकता था। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिस्कस करी गई है, जैसे कि सीड्स आर ससेप्टेबल टू इंसेक्ट और पैथोजन अटैक ऑफन लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन। इंसेक्ट का या पैथोजन अटैक हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी सीड्स क्या कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उस केस में भी जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ सीड्स पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर हम लास्ट को बात करें, दिस अप्रोच इज एक्सक्लूसिवली कन्फाइंड टू द सीड प्रोपागेटिंग प्लांट। तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, केवल उन्हीं के लिए कन्फाइंड है। देयरफॉर इट इज नो यूज फॉर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स लाइक पोटैटो। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट हमारा प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में ये बात थी। अब इन विट्रो मेथड्स एम्प्लॉइंग शूट मेरिस्टेम्स एम्ब्रियोज आर आइडियली सूटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स। तो अगर पोटैटो की बात करी जाए तो उनके अंदर शूट्स, मेरिस्टेम्स और एम्ब्रियो जो हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के लिए। तो द प्लांट विद recalcitrant seeds are genetically engineered and material can also be preserved by this in vitro approach। तो ये कुछ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में था। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ स्मॉल स्पेस। जैसे कि हम पोटैटो ट्यूबर की बात करें तो पोटैटो को स्टोरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। मान लो अगर हम उसका जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन करना बैठ जाएं पोटैटो के थ्रू ही, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस चीज़ है, बट कल्चर वाली जो चीज़ होती है वो बहुत छोटे स्पेस में हो जाती है। तो सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है। ओके, द germplasm preserved can be maintained in an environment free from pathogens। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स बन रहे हैं वहाँ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन सीड्स के थ्रू हो पा रहा है, लेकिन पैथोजन इफेक्ट या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से वो सीड्स क्या कर गए, डिस्टर्ब कर गए। तो जब कल्चर कराया जाता है तो ऑब्वियसली चीज़ें स्टेराइल कंडीशन में और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में और बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की पैथोजन अटैक की या इन्फेक्शंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द नेचर्स हैजार्ड। जैसा कि मैंने बताया कि नेचर, जब इन सीटू कंजर्वेशन की बात करी हमने, तो जब नेचर के हैजार्ड्स हो जाते हैं, नेशनल पार्क में अगर आपने कोई भी जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कराया है तो मान लो वहाँ के प्लांट ही खत्म हो गए नेचुरल हैजार्ड की वजह से, तो ये भी एक एडवांटेजेस है कि प्लांट टिश्यू कल्चर से करने का क्या फायदा है। तो फ्रॉम द जर्मप्लाज्म स्टॉक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेनेवर नीडेड। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि हम एक प्लांट सेल से, सिंगल प्लांट सेल से, दे आर टोटिपोटेंट इन नेचर, सो वी कैन डेवलप अ फुल होल प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो आप सोचो कि कल्चर में एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी सेल्स होंगी, तो उससे हम बहुत सारे प्लांट बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वापस से ग्रो करा सकते हैं। तो ये कुछ क्या थे, एडवांटेजेस थे कि प्लांट जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन जो है वो बेसिकली क्यों कराया जाता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द आर्टिफिशियल सीड्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कल ही, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कि आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमने बात करी थी उस चीज़ के ऊपर। तो आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं वो क्या है, जो हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या सोमेटिक एम्ब्रियो जो होते हैं उससे हमने प्रोड्यूस किया गया है। अब मैंने बताया था कि जब हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो क्या होते हैं, उसमें हाइब्रिड सेल होती है हमारे पास। तो जब
हाइब्रिड सेल्स जो होती हैं उनमें कभी कभी एंडोस्पर्म्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस केस में जो एम्ब्रियो बनता है वो एबॉर्ट ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, कुछ टेक्निक्स मैंने आपको लास्ट टर्म पे लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, शायद आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज जाके एक बार देख लेना। After germplasm is conservative, what is the guarantee that the seed will be able to grow outside? गारंटी तो किसी चीज की नहीं है गारंटी तो किसी चीज की नहीं है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ जो आपने जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किया है उसमें जो आपने सीड्स बने वो वायबल हो ही जाए या ग्रो कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सही बात है। लेकिन जनरली अगर बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर मतलब जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किया तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ग्रो करेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाई प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने ये चीज़ें करके देखी हैं तो उसमें रिजल्ट्स आए हैं। तो सब चीज तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारी की सारे जितना तुमने वो कराया है, कंजर्वेशन कराया है, वो सारा का सारा जो है मटेरियल वो सारा का सारा जब भी हम चाहें वो ग्रो करा सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ग्रो करेंगे कुछ ग्रो नहीं भी करेंगे, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हिट एंड ट्रायल है एक तरीके से ना। चलो तो आर्टिफिशियल सीड्स पे आ जाते हैं। तो मैंने बोला था कि आर्टिफिशियल सीड्स डिफाइंड होते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो होते हैं, एनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि ये हम नेचुरली कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स की अगर बात करें, अगर हम नेचुरल सीड की बात करें तो उसके ऊपर उसके अंदर एंडोस्पर्म भी होता है, सीड कोट भी होता है। लेकिन जो सोमेटिक एम्ब्रियो से जो सीड बनेगा, सोमेटिक एम्ब्रियोज जो बनेंगे उनके ऊपर क्या होता है, कोई भी सीड कोट नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई एंडोस्पर्म होता है। ओके और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम क्यों कराते हैं, वो उसका मैंने एडवांटेज आपको बताया था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्लांट सीड प्रोड्यूस करके, क्योंकि जब सीड प्रोड्यूस होता है तो वो कुछ टाइम के लिए डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है और फिर उसके बाद वो जर्मिनेशन स्टेज में आएगा। लेकिन अगर वो हम डोरमेंसी वाला पीरियड नहीं चाहते हैं तो उस केस में हम प्लांट से सिंगल सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं और उन सोमेटिक एम्ब्रियोज को डोरमेंट हुए बिना ही डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वापस से ग्रो करा के नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये एक क्या था, फीचर था कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या फायदा है। तो सोमेटिक एम्ब्रियो जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, इनको अगर हमें प्रिजर्व करना होता है या कंजर्वेशन करना है, इनको भी क्या किया जाता है, क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। और सेम लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पे ही इनको भी क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन इनको प्रिजर्व करने से पहले इनके ऊपर कोटिंग करी जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई नेचुरल सीड कोट प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो इनको नेचुरली कोट करने के लिए यूज होता है क्या, एल्जीनेट। और अगर एल्जीनेट को और क्लियरली बोलें तो सोडियम एल्जीनेट की कोटिंग करी जाती है आर्टिफिशियल सीड्स के ऊपर। अगर हम उन्हें क्रायो प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, सोडियम एल्जीनेट की कोटिंग करी जाती है। या हम बात करें कैल्शियम एल्जीनेट जो होता है उसकी भी इनके ऊपर कोटिंग करी जाती है। तो these are the sodium alginate and calcium alginate are used to coat the artificial seeds in order to preserve them, और क्रायो प्रिजर्व करने के लिए इन दोनों मटेरियल्स का यूज किया जाता है। अगर हम स्टेप्स की बात करें आर्टिफिशियल सीड्स बनाने के लिए तो वो हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले हम कैलस कल्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का इंडक्शन कराएंगे कैलस कल्चर के अंदर। जब मैच्योर सोमेटिक एम्ब्रियोज मिल जाएंगे तो उनका क्या कर देंगे, कैप्सुलेशन कर देंगे, किसके अंदर, सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट के थ्रू, और उनको क्या कर देंगे, क्रायो प्रिजर्व कर देंगे, ताकि हम उन सीड्स को क्या कर पाएं, फ्यूचर में यूज कर पाएं। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट द आर्टिफिशियल सीड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हें यहां से जरूर मिलेगा, क्योंकि हर साल अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए, अगर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहां से जरूर हिट करता है, एक ना एक क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हिट करेगा, क्या करेगा, एक बार देख लेते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट सब लोग जानते होंगे कि प्लांट जब, अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, जो प्राइमरीली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं,
ओके जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करें, पायरुवेट की बात करें, एसिटिल कोएंजाइम की बात करें, तो जो भी मेटाबोलाइट्स रेगुलर बेसिस पे प्लांट मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो क्या हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और अगर हम बात करें इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जनरली स्ट्रेस के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। अगर प्लांट स्ट्रेस में होता है तब क्या करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो अगर जैसे हम बात करें टैनिन्स की बात करें तो टैनिन्स जो है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? ताकि हर्बीवोरी जो होती है, जब हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट को खा जाते हैं तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? टैनिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, टर्पिनॉइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हम एक एक करके अभी डिटेल में देखेंगे। तो जनरल सीधी सीधी बात समझो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो कैसे हैं? जैसे लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, तो क्या है? ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और ये क्यों यूज कर रहे हैं? डिफेंड प्लांट अगेंस्ट अ वेराइटी ऑफ हर्बीवोर्स एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो जनरली हर्बीवोर्स और प्लांट बॉर्न माइक्रोब्स जो हैं उनसे बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं वो स्ट्रेस में प्रोड्यूस होते हैं, जब प्लांट किसी स्ट्रेस में होता है। ओके आई थिंक मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं पूरब भारद्वाज? गेट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गेट, अरे यार ये क्या लिखा है भाई? गेट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये कौन सा गेट है भाई? चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो होता है, पहले हम लोग इनके जो मेजर ग्रुप्स हैं वो बाद में देखेंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से हिट करेगा, हम उस पीस पे फोकस करें बजाय इसके कि क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या कोर्स में है। तो एक जनरल आइडिया देता हूँ मैं आपको कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन जो है वो कैलस कल्चर से भी कराया जाता है, सस्पेंशन कल्चर से भी कराया जाता है और हेयरी रूट कल्चर से भी कराया जाता है। 3 जनरल कल्चर्स हैं जिनके थ्रू, मतलब मेनली अगर बात करें, मेथड्स और भी हैं लेकिन अगर मेन मेथड्स की बात करें तो कैलस, सस्पेंशन जो है और हेयरी रूट कल्चर जो है, ये 3 तरीके की कल्चर टेक्निक्स हैं जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कराते हैं। क्योंकि प्लांट जो है वो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं वो। और अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो वो ह्यूमन के एक और इकोनॉमिकल और फार्मास्यूटिकल यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कहीं ना कहीं। ओके तो हम देखेंगे अभी एक उनके सबके कि किस कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इवन ट्रीटमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन जो है वो कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर के थ्रू होता है, ठीक है, रिएक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें हेयरी रूट कल्चर की तो दिक्कत एक है, दिक्कत यह है कि सस्पेंशन कल्चर और कैलस कल्चर से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन वो कल्चर्स की सेल्स कौन सी हैं? मैंने जैसा कि बताया था कि अगर हम बात करें कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर में, वहां पर हमारी सेल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ओके तो क्या होता है कि प्लांट की हर सेल जो होती है वो डिटरमाइंड नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ ही सेल्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लीफ में, शूट में और रूट में, 3 जगह पे क्या होता है जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होता है। तो जो सस्पेंशन कल्चर और कैलस कल्चर जो हम कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे बायोरिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई जितनी ईल्ड हमें मिलनी चाहिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वो नहीं मिल पाती है। और दूसरी अगर बात करें हेयरी रूट कल्चर की, अगर बात करें तो हेयरी रूट कल्चर जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, जिस प्लांट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम
राइजोजेंस का, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो होता है इसका क्या कराते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं। लेट्स से कि अगर प्लांट की कोई रूट है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट की रूट्स को लेते हैं और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का उनके अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं। इस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के इन्फेक्शन से होता क्या है, चूंकि इस एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेम के अंदर आरआई प्लाज्मिड होता है, और ये आरआई प्लाज्मिड का मतलब क्या, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड इज रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होता है ये क्या कराएगा, जब आप किसी रूट को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस से ट्रीट करा दोगे, तो जब एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस क्या करता है, अपना आरआई प्लाज्मिड यानी कि रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारी हेयर्स जैसी रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेयरी रूट कल्चर बोलते हैं। वहां पर क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, क्योंकि इस आरआई प्लाज्मिड के अंदर ऑक्सिन की जीन भी होती है। और ऑक्सिन जो होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हुआ क्या कि आरआई प्लाज्मिड में के इन्फेक्शन होने की वजह से प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल की जो रूट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत, प्लांट रूट सेल की जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो उस केस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी रूट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, रूट हेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन सेल्स के अंदर क्या होता है, चूंकि रूट सेल के अंदर मैंने बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम किसी प्लांट पार्ट की बात करें तो उनके अंदर क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होगा। तो जब बहुत सारी रूट सेल्स बन जाएंगी, रूट हेयर्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, तो दे कैन बी यूज्ड एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन इन हेयरी रूट कल्चर्स के साथ दिक्कत ये है कि हम इनको लार्ज स्केल कल्टीवेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि इनके अंदर हेयरी रूट्स फॉर्मेशन, जब ऐसे ऐसे हेयरी रूट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, मास ट्रांसफर लिमिटेशन आती है। मास ट्रांसफर लिमिटेशन इन द सेंस कि ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी, क्योंकि सेल्स जो हैं भाई उनको ऑक्सीजन की डिमांड तो होगी ना, तो ऑक्सीजन जो है वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ कि अगर हम किसी लार्ज स्केल रिएक्टर में जैसे CSTR के अंदर इनका ऑपरेशन या इनका कल्चर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि ये रूट्स हैं, हेयर्स हैं, और यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस स्टिरिंग करनी होती है, घुमाना होता है कल्चर को स्टिरर के थ्रू। तो इस वजह से हेयरी रूट कल्चर्स जो हैं वो एफिशिएंट तो हैं, किसके लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इनका कॉमर्शियल लेवल पे यूज नहीं हो पाता है, ये इनकी लिमिटेशंस हैं। ओके, तो इस वजह से रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, कैलस कल्चर के ऊपर और सस्पेंशन कल्चर के ऊपर, इन ऑर्डर टू डेवलप द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों हेयरी रूट कल्चर्स जो होते हैं, ऑल्दो इन पे वर्क चल रहा है बहुत सारा, और मोस्टली अगर हम बात करें तो इनको कल्चर करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होता है और कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें यील्ड ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है बजाय उनके। ओके, तो अगर हम बात करें नाउ, तो इतना ही आपको केवल पता होना चाहिए कि मेनली हेयरी रूट कल्चर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एज राइजोजेंस का यानी कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का क्या कराते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस में क्या होता है, आरआई प्लाज्मिड यानी कि रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है और एबनॉर्मल रूट हेयर्स का फॉर्मेशन कराता है। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट द हेयरी रूट कल्चर। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी गेट में बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, उस जो और चीज़ें हैं उन पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ से जितना जितना आएगा या जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो इतना ही जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं वो मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप में, टर्पीन्स में, फिनोलिक्स में और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो ये 3 जो हैं
इनको पता होने चाहिए कि टर्पीन्स जो हैं फिनोलिक्स कौन से हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन से हैं, क्योंकि आपसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसका एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टर्पिनॉइड है, कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग है, कौन सा फिनोलिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम टर्पीन्स की बात करें तो मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं। टर्पीन्स का जो सिंथेसिस होता है, टर्पिनॉइड्स का जो सिंथेसिस होता है वो होता है मेवालोनिक एसिड पाथवे और MEP पाथवे से, मायरो इरिथ्रेटॉयल फॉस्फेट पाथवे जो होते हैं इनके थ्रू सिंथेसिस होती है किसकी, टर्पीन्स की। ऑल्दो आज तक कभी गेट में पूछा नहीं गया, लेकिन एक जनरल अपनी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि इनका टर्पीन्स का जो बायोसिंथेसिस है वो कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है। तो मेवालोनिक एसिड पाथवे और मायरो इरिथ्रेटॉल फॉस्फेट पाथवे जो होता है, यानी कि MEP पाथवे जो होता है, इनके थ्रू क्या होता है, सिंथेसिस होती है टर्पिनॉइड्स की। टर्पीन्स जो होते हैं आर टॉक्सिन्स होते हैं, फीडिंग डिटरेंस टू मैनी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट एंड मैमल्स होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आता है सबसे पहला एग्जाम्पल, दैट इज पायरिथ्रॉइड्स दैट अकर इन द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ क्रेसियांथमम स्पीशीज सो वेरी स्टिंकिंग इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। तो पायरिथ्रॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें क्रेसियांथमम स्पीशीज से मिलते हैं। ये पूछा गया है गेट में, तो इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट एक और टर्पिनॉइड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अजाडिरेक्टिन जो होता है ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिमोनॉइड है। ये कहाँ से मिलता है, एजाडिरेक्टा इंडिका यानी कि नीम ट्री जो होता है वहां से मिलता है, और ये भी क्या है, एक तरीके का टर्पिनॉइड है या टर्पीन्स है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए, तो प्लीज़ इनको याद कर लेना। हाँ भाई, एक्सेल में भी ये पूछा जाएगा, बिल्कुल सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो तो कहीं भी पूछ लिया जाता है भाई, तो एक्सेल में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कार्डिनोलेट्स जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ फॉक्स ग्लोव यानी कि डिजिटलिस फॉक्स से निकाला जाता है, और दे हैव ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द हार्ट मसल through their influence on sodium potassium activated ATPases। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ओके, प्लीज ये 3 एग्जाम्पल जो है टर्पीन्स के अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है और बिल्कुल जरूर पूछा जा सकता है। ओके, तो आई थिंक टर्पीन्स क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द, अगर हम फिनोलिक कंपाउंड की बात करें तो फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, शिकमिक एसिड पाथवे की वजह से होता है और मेलोनिक एसिड पाथवे। अगर ये याद रह जाएं तो अच्छा है, नहीं याद रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें मेनली इनके एग्जाम्पल्स जो हैं उन पे याद रखने हैं। अगर हम फिनोलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल का बात करें तो फ्यूरेनो काउमेरिन्स जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये कंपाउंड जो है ये क्या है, फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये टॉक्सिक नहीं है जब तक अंटिल दे आर एक्टिवेटेड बाय लाइट, यानी कि फिनोलिक कंपाउंड जो हैं या फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर सिंथेसिस पे। रजत कुमार सिंह, मैंने बोला कि आप इनकी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करो कि ये करते क्या हैं, कौन क्या है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अगर जैसे मैंने बताया कि फ्यूमेरोकाउमेरिन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिनोलिक है या टर्पीन है या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये करते क्या हैं, ओके, बस इतना सा याद रखना है। तो फ्यूरेनोकाउमेरिन्स की अगर बात करें तो ये टॉक्सिक नहीं है जब तक ये लाइट से एक्टिवेटेड ना हो। सनलाइट इन द अल्ट्रावायलेट UVA रीजन 320 to 400 nanometer causes some furanocoumarins to become activated to a high energy electron state. Activated fumarocoumarins can insert themselves into the double helix of the DNA and bind to the pyrimidine bases, cytosine and thymine, thus blocking transcription and repair and leading eventually the cell death. तो इस वजह से फ्यूमेरोकाउमेरिन्स जो होते हैं वो कैसे एक्शन करते हैं, जब तक वो लाइट से एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक तो वो क्या हैं, इनएक्टिव हैं। लेकिन लाइट से एक बार एक्टिव हो गए तो वो क्या कर रहे हैं,
अपने आप को इंसर्ट करा लेंगे किसमें, डबल हेलिक्स डीएनए के अंदर, किसमें, पायरिमिडीन बेसिस लाइक साइटोसिन एंड थायमिन, एंड क्या क्या ब्लॉक करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और रिपेयर ऑफ द सेल, मतलब डीएनए रिपेयर को ब्लॉक कर देंगे और उससे क्या हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। ओके, सो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये किस क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, कि टर्पीन्स हैं या फिनोलिक हैं या नाइट्रोजन कंपाउंड हैं, ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ ये अच्छे से याद रख लेना और अच्छे से समझ लेना भाई, काम आएगा ये बहुत। फिनोलिक कंपाउंड के बाद अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि ये जनरली ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन के लिए, तो वो देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें निकोटीन की, एल्कलॉइड है, निकोटीन की अगर बात करें तो क्या होता है, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है और ट्रैंक्युलाइजर है। आई थिंक दिख रहा होगा सब लोगों को, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या क्या हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले आता है निकोटीन। तो निकोटीन सब जानते होगे, निकोटीन जो है वो किस लिए यूज होता है, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है और ट्रैंक्युलाइजर है। क्योंकि गेट में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताओ भाई, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे तुमसे कि कौन सा डिप्रेसेंट है, कौन सा ट्रैंक्युलाइजर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो गेट बायोटेक्नोलॉजी में खासकर ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम कोकीन की बात करें तो वो क्या है, स्टिमुलेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड लोकल एनेस्थीसियाथेटिक जो होता है, तो कोकीन का यूज किया जाता है। ल्यूपिनिन का अगर बात करें तो रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम्स के लिए यूज किया जाता है। कोडीन सब लोग जानते हो, एनाल्जेसिक, पेन रिलीफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ कफ में यूज किया जाता है। जैसे कि कफ सिरप में देखते हो कि कोडीन होता है वो अंदर प्रेजेंट होता है, तो कफ के लिए यूज किया जाता है। और एट्रोपाइन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इंटेस्टाइनल स्पाज्म, एंटीडोट टू अदर पॉइजन्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो एट्रोपाइन जो होता है वो किस लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, उसका डायलेशन ऑफ प्यूपिल फॉर द एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, यानी कि जब कोई आई आँख वाला डॉक्टर जो होता है ना, जब आँख वाँख दिखाने जाते हो तो वो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल के लिए एट्रोपाइन का यूज करता है। तो ये जो हैं ये कुछ मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं नाइट्रोजन कंपाउंड वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना और इनको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि गेट में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि कौन सा एनाल्जेसिक है, किससे हेलुसिनोजन होता है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल के लिए कौन यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो गेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज़ इन पर ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब हम जैसे कि बात करें, मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक है, साइबिन हेलुसिनोजन है, रिजरपाइन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस के लिए यूज किया जाता है। और स्टाइरचिन की अगर बात करें तो रेड पॉइजन या ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये टेबल जो है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन जरूर तुमको मिलेगा एक। और ये सब मटेरियल जो है ना, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, ये तुम्हें एक बुक में मिलेगा जिसका नाम है टेज एंड जीगर। उसमें टेज एंड जीगर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला चैप्टर है, वहाँ पर ये सारी टेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से दी गई हुई हैं। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो आराम से और वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो बजाय किस तरीके से प्रोडक्शन होता है कल्चर के थ्रू, तो वो मैंने बता दिया कि कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर और हेयरी रूट कल्चर, तीनों के थ्रू प्रोडक्शन कराया जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है और ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि गेट में एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो कौन सा क्या करता है, रेस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम कौन करता है। तो इस तरीके के 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे यहाँ से बना के, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सिंपल पूछे जाते हैं गेट में, चाहे वो एक्सेल हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो। तो इसलिए प्लीज़ इन पे ध्यान रखना भाई।
तीनों क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, टर्पिनॉइड्स को, फिनोलिक्स को और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, इसलिए इन पे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी चीज़ें, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर। तो दिस वाज इट फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पढ़ने के लिए, लेकिन चूंकि हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि गेट में कुछ भी पूछा जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इतना समझ लेते हो और इतना अगर डाइजेस्ट कर ले जाते हो तो बहुत है। ओके, क्लियर सब लोगों को? तो इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो जितना जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ केवल इतना पढ़ते जाओ, गेट में तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर हम बोलें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से नहीं आते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं क्योंकि कोर्स में है और कभी कभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो जो आ सकता है वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो प्लीज़ अच्छे से देख लेना। ओके, डन। आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में अपने आने वाले सेशंस में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और हमें कमेंट करके बताते रहें कि वीडियो कैसा लग रहे हैं, या कुछ अगर नया कुछ पढ़ाना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं मैसेज करके कि और क्या पढ़ाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर ऑल।